Hello student, welcome you all in Stuti Academy again. So today we are going to discuss about the Living World chapter, first lecture 4. So let's start discussion, okay? So in this lecture we would discuss about some taxonomical aids. इस lecture में हम लोग कुछ taxonomical aids के बारे में पढ़ेंगे जो living organism के classification को easy बनाने में help करते हैं और वो कौन-कौन से हैं like that herbarium, botanical garden, zoological parks, museum, key, flora, manual, monographs and catalogs. ये कुछ taxonomical aids होते हैं जो हेल्प करते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजीली हम क्लासिफाई करके आइडेंटिफाई करके अपने स्टडी के लिए अपने साइंटिफिक यूज के लिए सम एस्थेटिक यूज के लिए कंटिन्यू उसको प्रिजर्व रखते हैं और पढ़ाई करते हैं सो इन दिस session we will going to discuss about each and every taxonomical aids. So let's discuss about the first one, that is the herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. हर्बेरियम क्या होता है? तो कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, स्टेम हुआ, उसको ड्राइड करते हैं और तब उनको प्रिजर्व करके उनको एक कार्डबोर्ड शीट में रखते हैं. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. और इनको हम जो हमारी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग जब बहुत सारे हर्बेरियम होते हैं हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं और ये हमारे स्पेसिमेन होते हैं. These specimen along with their description on herbarium sheets become a storehouse और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज. और ये हर्बेरियम क्या होता है, कैसे हेल्पफुल होता है? तो ये जो हर्बेरियम है ये हमारा सबसे पहले तो जो प्लांट ऑर्गेनिज्म है उसके एक प्रिजर्व पार्ट हो गई कि इजिली हम उसके आइडेंटिफिकेशन करके उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं, उसके मोस्ट स्पेशल फीचर्स के बारे में जान सकते हैं और ये हमारा एक रिपोजिटरी यूज भी होता है फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर जनरेशन में कैरी ऑन होता है कि किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो वो अवेलेबल थे. हर्बेरियम स्पेशली प्लांट केस के लिए प्रिजर्व किया जाता है. इसमें प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे कि लीफ हुआ, ड्राइड फ्लावर हुआ, स्टेम्स हुआ, उनको शीट में लगाते हैं और उनको ड्राई करके प्रेस करके और तब उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है जो हमारे फर्दर साइंटिफिक यूजेस में भी काम आते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी स्टडी के लिए काम आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे हर्बेरियम होते हैं. लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक. ये आपका एक पिक्चर है हर्बेरियम का, कैसे बहुत सारे पेपर शीट्स फाइल में करके रखे गए हैं. ओके, सो हर्बेरियम टेक्निक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. हर्बेरियम को प्रिपेयर करने के लिए यानी प्लांट पार्ट्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो इसमें बताया गया है. पहला स्टेप होता है कलेक्शन, यानी सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं. फिर है ड्राइंग, फिर हम उसकी ड्राइंग करते हैं. फिर पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन. ये 7 स्टेप्स को फॉलो ऑन करते हुए हम एक कंप्लीट हर्बेरियम को बना सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन. First is collection. The material should be perfect, that is must have fully grown leaves, complete inflorescence, etc. Woody elements are well represented by flowering twigs with 30 to 40 centimeter in length, while herbaceous plants are collected along with underground पार्ट्स ऑल्सो. इसमें क्या बताया गया है कि जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं, प्लांट के जो भी पार्ट ले रहे हैं, डेफिनेटली वो फुली ग्रोन होना चाहिए. अगर आप लीव्स लेते हैं वो एक कंप्लीट डेवलप्ड लीव्स होना चाहिए, ना कि वो बर्ड कंडीशन में हो. अगर फ्लावर है तो वो प्रॉपरली इन्फ्लोरेंस होना चाहिए, खिला हुआ फ्लावर होना चाहिए. अगर आप वुडी एलिमेंट्स लेते हैं जैसे स्टेम लेते हैं तो वो फ्लावरिंग ट्विग्स के साथ हो और उसकी लेंथ मैक्सिमम 30 टू 40 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए. जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं हमारे, जो हर्ब्स होते हैं, तो उनको हम समटाइम्स रूट्स के साथ भी प्रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं अपने हर्बेरियम में. डिजीज प्लांट, इन्फेक्टेड ट्विग शुड बी अवॉइडेड. हर्बेरियम में अगर डिजीज प्लांट्स या इन्फेक्टेड ट्विग्स आप लेंगे तो वो आपको बेकार हो जाता है ना, वो उससे जर्म्स लग जाते हैं, माइक्रोब्स लग जाते हैं, तो डेफिनेटली इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए. द कलेक्शन आर केप्ट इनसाइड मेटलिक वॉल्यूम और पॉलिथीन बैग्स टू प्रिजर्व मॉइस्चर. और ये जो भी कलेक्टेड पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, उनको या तो
मेटेलिक वैक्यूम में यानी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं या पॉलिथीन बैग्स में रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मॉइस्चर को प्रिजर्व कर सके। अगर मॉइस्चर हो जाएगा तो वहां माइक्रोब्स ग्रोथ होने लगेंगे और फिर वो माइक्रोब्स जो है आपके जो भी हर्बेरियम शीट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो वो फर्दर हमारे यूज के लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द स्टेप्स व्हाट वी आर continuing in collection. Okay, so next is the drying में क्या करते हैं? The plant collection are pressed in ordinary newspaper folder avoiding overlapping. इनको सबसे पहले किसी न्यूज़पेपर वगैरह में फोल्ड करके रखते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक बहुत सारे आपको स्पेसिमेन नहीं रखने होते। ओके, जो इससे कि मॉइस्चर होता है वो उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। द मॉइस्चर फोल्डर आर चेंज फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड ब्लैकनिंग एंड डिकेइंग ऑफ प्लांट मटेरियल। और कंटिन्यूअसली डे टू डे इसकी जो शीट्स होती है, जो पेपर शीट्स होती है, उनको हम चेंज करते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, वो गीला जो पार्ट है आपके कागज का, न्यूज़पेपर का, अगर उसको आप नहीं हटाएंगे तो जो भी आपने रखा है स्पेसिमेन पार्ट वो काला पड़ जाता है ना? फिर वो प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। So this is the drying. Then poisoning. Poisoning क्या है? The specimen are poisoned to keep away the microbes. है ना? केमिकल्स हम यूज करते हैं जिससे कि इस पर माइक्रोब ग्रो ना कर सके। अगर माइक्रोब ग्रो हो गया तो वो आपके स्पेसिमेन को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। When the specimen are partially dehydrated, they are poisoned by using chemicals like 0.1% of corrosive sublimate HgCl2. Okay, तो इस तरह के केमिकल्स जो है जब अभी आधा ही ड्राइड अप हुआ रहता है उस समय ही यूज कर दिया जाता है कि फर्दर उसमें माइक्रोब्स जो है वो जनरेट ना हो सके। फॉलोइंग द केमिकल ट्रीटमेंट द स्पेसिमेन्स आर अगेन ड्राइड। और केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से उस स्पेसिमेन को ड्राई किया जाता है प्रॉपरली, जिससे कि उसमें कुछ भी मॉइस्चर लेफ्ट ना रह जाए। नेक्स्ट है माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग। ये कैसे करते हैं? तो ड्राइड स्पेसिमेन्स आर glued and stitched on herbarium sheet made up a thick card sheet cut to the required size. जो भी आपकी रिक्वायर्ड साइज है हर्बेरियम की, एक पर्टिकुलरली जो आपका रिक्वायर्ड साइज भी होता है जो कि 49 टू 29 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं आप। इंटरनेशनल साइज है आपकी हर्बेरियम शीट की। तो सबसे पहले जो ड्राइड स्पेसिमेन है उसको उस हर्बेरियम शीट के ऊपर, उस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टिक करते हैं, या तो ग्लू के साथ या फिर आप उसको कैसे भी स्टेपल भी कर सकते हैं, है ना? उसको लगाते हैं और साइज जो इंटरनेशनल साइज होती है हर्बेरियम शीट की वो 41 टू 29 सेंटीमीटर हो सकती है। The field data is entered on label on the right hand side lower corner of the herbarium sheet. और हर्बेरियम शीट पे जो भी हमने फील्ड वर्क किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर रिटेन होता है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर इंटरनेशनल साइज आपकी प्रोवाइडेड है जो कि कॉमनली 7 टू 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके, द स्मॉल पेपर envelope called fragment packet are often attached to the herbarium sheet to hold seeds, extra flowers or loose plant parts. एक छोटा सा पैकेट्स बॉक्स भी बना करके एक हम वहां अटैच कर देते हैं जिसमें कि उसके सीड्स जो है वो रखे जाते हैं, या सम लेफ्ट ओवर जो भी प्लांट के हैं जो रिक्वायर्ड है वो उनमें रखा जाता है। फर्दर ये सीड्स जो है फर्दर फिर वो यूज भी होता है उस स्पीशीज को अगेन ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली एक साइंटिफिक व्यू के लिए, एस्थेटिक व्यू के लिए भी काफी ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। Deposition. Arrangement of genus folder according to accepted classification is called deposition. Okay, genus के थ्रू जब हम अपने हर्बेरियम फोल्डर को अरेंज करते हैं तो यही जो प्रोसेस है इसको डिपोजिशन कहा जा सकता है। In India, herbaria are arranged according to Bentham and Hooker system of classification. इंडिया में बेंथम एंड हुकर के दिए हुए क्लासिफिकेशन प्रोसेस को, सिस्टम को ही कैरी ऑन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिपोजिशन की जाती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे किया जाता है। तो बेंथम एंड हुकर जो है उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैरी किया। इसमें क्या है? द सीडेड प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडनस, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडनस। जो सीड वाले प्लांट होते हैं, बीज वाले प्लांट होते हैं, उनको 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। डाइकोटिलेडनस 2 सीड वाले, जिम्नोस्पर्म्स जो कि आपका नेकेड सीड वाले होते हैं, उनमें सीड में कवरिंग नहीं होती है, एंड मोनोकोटिलेडनस यानी कि वैसे सीड जो सिर्फ एक ही होते हैं, उनकी 2 पार्ट नहीं हो सकते। द डाइकोटिलेडनस आर अगेन डिवाइडेड इनटू पॉलीपेटली, है ना? इनको पॉलीपेटली में फिर डिवाइड किया गया, गैम्नोपेटलस में डिवाइड किया गया, एंड मोनोकैलेमाइडी, इन सब में डिवीजन किया गया। तो ये बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको ही फॉलो ऑन किया जाता है हमारे इंडिया में।
The specimens so preserved are sprayed with repellents such as DDT powder, copper sulfate solution at interval of 4 to 6 months to keep off small insects, pests such as silverfish away. Okay, तो क्या है भाई, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि कलेक्ट कर लिया सारे स्पेसिमेन को, फिर उसमें ड्राइड अप किया, लगाया आपने, फिर उसकी डिसइंफेक्शन की, अब डिपोजिशन किया यानी जेनेरा के थ्रू इन सारे शीट्स को आपने अरेंज कर दिया बेंथम हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इन स्पेसिमेंस को क्या है लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए रिपेलेंट्स जो कि माइक्रोब्स को इजिली ग्रो ना होने दे, जैसे कि डीडीटी पाउडर है या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, CuSO4 के सॉल्यूशन होते हैं, वो हर 4-6 महीने पर स्प्रे किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते। जनरली आपने देखा होगा कि कबर्ड्स में भी या फाइल्स में भी वो सिल्वर फिश होती है छोटी छोटी, वो लग जाती है और वो धीरे धीरे जो होते हैं हमारे ये जो पेपर्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये सब यूज करने से वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो ये जितने भी सिस्टम है वो सब आपके डिपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। So now function of herbarium. The two primary functions of herbarium are accurate identification and alpha taxonomic research based on gross morphology. And other important function of a herbarium are to preserve plant wealth including type material and paleobotanical collection, preserve plant material for research exhibition etc. क्या है function herbarium का? तो herbarium में जो है बहुत सारे plant species एक साथ available होते हैं और ये easy identification का सबसे सरल तरीका है कि आप हर्बेरियम में जाओ, किसी भी तरह के प्लांट स्पीशीज को इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहां सब उनके जो कलेक्टर्स नेम होते हैं, जो स्पीशीज होती है, उनके सीड्स अवेलेबल होते हैं, उनकी फैमिली क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वहां वो गिवन होते हैं। तो ये एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो गई जो काफी हेल्पफुल होती है ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए या वैरायटीज को डिटेक्ट करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हर्बेरियम जो है वो काफी हेल्पफुल है एक इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए भी, यानी जो भी फॉसिल्स हमारे अवेलेबल है एज अ प्लांट सीड, एज अ प्लांट लीफ, तो उससे भी इवोल्यूशनरी स्टडी जो है प्लांट ऑर्गेनिज्म की, प्लांट बॉडी की, वो भी काफी हेल्पफुल होती है। जो प्रेजेंट प्लांट स्पीशीज हैं और जो अर्ली टाइम में भी प्लांट स्पीशीज अवेलेबल थे, बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे वैसे प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल्स हैं जो रिसर्च के लिए, एग्जीबिशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि हर्बेरियम में अवेलेबल होते हैं, जो नाउअडेज दे ऑल आर एक्सटिंक्टेड। ओके, तो उनके सीड्स भी हर्बेरियम में अवेलेबल होते हैं और उनको ग्रो करा के फर्दर रिकवरी की जा सकती है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द हर्बेरियम। अनदर टैक्सोनॉमिकल एड इज बोटैनिकल गार्डन। व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन? तो बोटेनिकल गार्डन, गार्डन के नाम से ये जानते हैं कि गार्डन का मतलब हो कि जहां एक पर्टिकुलर प्रिजर्व्ड एरिया हो और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है वहां पर अवेलेबल हो, हरियाली फैली हुई हो, दैट इज द बोटेनिकल गार्डन। ओके, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ प्लांट जो है वो प्रिजर्व्ड होते हैं बट वो लिविंग होते हैं, ड्राइड फॉर्म में नहीं होते एज द हर्बेरियम। Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. और जो प्लांट होते हैं, जो भी प्लांट अवेलेबल होगा बोटेनिकल गार्डन में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस क्या है, ये सारी चीजें वहां इंफॉर्मेशन जो है वो रिटन अवेलेबल होता है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड में जो है वो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि इंडिया के कोलकाता में है, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहां पर प्लांट स्पीशीज को, लिविंग प्लांट्स को फर्दर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है उनके नेचुरल कंडीशन में। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बोटेनिकल गार्डन। आपको गार्डन के नाम से समझ में आ ही गया होगा कि गार्डन होता कैसा है, हम सभी जानते हैं गार्डन के बारे में। ओके, एंड वी हैव सम इंफॉर्मेशन आल्सो रिलेटेड दिस। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, देयर इज नियर अबाउट 60 लाख टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रेजेंट हियर। यहाँ रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वहां पे 60 लाख के करीब जो है डिफरेंट वैरायटीज जो है प्लांट के वो लिवली अवेलेबल है। अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री को देखें तो यहाँ भी सेम 60 लाख तक आपके स्पीशीज ऑफ प्लांट अवेलेबल हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में जो कि एडिनबर्ग में है, वहां पे आपको 15 लाख तक स्पीशीज अवेलेबल हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता इंडिया में है, यहाँ 20 लाख टाइप के वैरायटीज और स्पीशीज अवेलेबल है प्लांट के।
आपका हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून, ये भी इंडिया में ही है। यहाँ 3 लाख तरह के स्पीशीज ऑफ प्लांट स्पीशीज अवेलेबल है इस बोटेनिकल गार्डन में। हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में 80,000 तक के डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट अवेलेबल है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड द बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है हमारा बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। Museum have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. Specimen are preserved in the containers or jar in preservative solution. आपने अपने स्कूल में भी देखा ही होगा, जब आप 11-12 में प्रैक्टिकल करने जाते होंगे बायोलॉजी के, तो आप देखते होंगे कि कुछ स्पेसिमेन रखे जाते हैं, है ना। तो एक बॉटल होती है जिसके अंदर कुछ वाटरी सब्सटेंस जो लिक्विड होता है, जो कि केमिकल होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, वो उसमें जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ। ये फर्दर हमारे स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए बेस्ट मीडियम होता है। म्यूजियम में क्या होता है, तो दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट होता है जो कि फॉर्मल्डिहाइड में प्रिजर्व करके रहता है, या एनिमल स्पेसीज में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो भी उनमें प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इवन नाजा भी रखा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। ओके, तो लिजार्ड्स होती है, बहुत सारे म्यूजियम स्पेसिमेन जो है आपके स्कूल कॉलेज में आपको देखने को मिलते होंगे। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, है ना। प्लांट हो या एनिमल हो तो ड्राई करके भी इनके स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, तो इनकी भी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, है ना। सपोज करो कि कॉकरोच एवरीवेयर अवेलेबल होता है, और कॉकरोच आपको पढ़ना भी है 11th में, है ना। तो कॉकरोच को क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कॉकरोच को कलेक्ट किया, ओके। फिर अब हम इनको क्या करेंगे, कलेक्शन की प्रोसेस तो हो गई, अब इनको हम किल करेंगे, है ना, डेड करेंगे। जब ये मर जाएंगे सफोकेटेड होके, जैसे सपोज करो हमने किसी मैच बॉक्स में इसको डाल दिया, तो आफ्टर सम टाइम, अगर आपने नाइट में डाला है, मॉर्निंग देखोगे तो ये सफोकेटेड होके मर गया रहेगा, है ना। या कुछ केमिकल्स डाल के भी हम इसको डेड करते हैं, क्लोरोफॉर्म भी ज्यादा अमाउंट में डाल दो तो वो डेड हो जाते हैं, ओके। तो ये किलिंग हो गई। उसके बाद इसकी पिनिंग की जाती है। पिनिंग की प्रोसेस क्या है, तो एक बोर्ड शीट में उसको लगा करके और उसको पिन कर दिया जाता है, ताकि वो अपने जगह से मूव ना हो सके। और फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसकी डिटेल्ड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उसके जीनस के बारे में, उसकी स्पीशीज के बारे में, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ओके, साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, ये सारा सेम एज हर्बेरियम की तरह उसमें फिर रिटन होता है। तो ये प्रोसेस होती है जिस तरह से कि हम इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो स्टोर करते हैं इन बायोलॉजिकल म्यूजियम। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बर्ड्स होते हैं या मैमल्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि बड़े बड़े जो म्यूजियम होते हैं उनमें मैमल्स के बोन रखे जाते हैं, है ना। तो या फिर पूरा एक स्ट्रक्चर भी देखने को हमें मिलता है, लॉयन है, टाइगर, इन सब के प्रिजर्व रखे जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं कि उनको स्टफ किया जाता है। सबसे पहले इनकी जो स्किन होती है ये सारे रिमूव्ड हो जाते हैं, और इनके अंदर जैसे टेडी बियर में होता है ना, स्पंज डाल के स्टफ करते हैं, वैसे ही वो सारे उनके मसल्स वगैरह उसको निकाल करके और उसमें स्टफ डालते हैं, स्पंजेस वगैरह, और फिर उनकी केमिकल से कोटिंग की जाती है, फिर उनके स्केलेटन को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस है जो कि आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। और इस तरह से जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनसे रिलेटेड हमारी जो साइंटिफिक स्टडी है या हमारे स्कूल कॉलेज की जो एजुकेशनल स्टडीज होती है, उनमें ये हमारा काफी हेल्पफुल एड है। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम आप समझ गए होंगे कि क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पिक्चर है म्यूजियम की, कैसे यहाँ प्लांट और एनिमल्स जो है वो प्रिजर्व करके रखे गए हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम और म्यूजियम ये दोनों ही जो है वो नॉन लिविंग एड होते हैं, है ना। यानी यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व नहीं किया जाता। बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क ये दोनों लिविंग एड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म को ही स्टफ करके रखा जाता है। देखो यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, देख के लगेगा जैसे कि ये रियल बर्ड है, बट ये सारे स्टफ्ड एनिमल्स होते हैं, है ना। इनके जो मसल्स होते हैं उनको रिमूव करके और फिर इनके अंदर स्टफ डाला जाता है, स्पंज वगैरह डाल के इनको स्टफ करते हैं और फिर इनकी कोटिंग करके इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो म्यूजियम में भी आप बहुत तरह के स्पीशीज को देख करके उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एड इन केस ऑफ
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा लिविंग टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो कि जूलॉजिकल पार्क्स। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in the zoo are provided as far as possible. The conditions similar to their natural habitat. Children love visiting these parks commonly called zoos. आपको पता ही है जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। बचपन में आपने भी बहुत चिड़ियाघर घूमने की जिद की होगी अपने पेरेंट्स से, तो यही हमारा जूलॉजिकल पार्क होता है। ये वैसी जगह होती है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है और ह्यूमन की केयर के अंदर वो रहते हैं, यानी ह्यूमन की देखभाल करते हैं। डिफरेंट स्टाफ्स होते हैं जो उनकी केयर करते हैं, है ना। और जू एक ऐसा पार्ट है जहां बच्चे जाकर के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। सो डेफिनेटली जूलॉजिकल पार्क इज द बेस्ट वे टू नो आवर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज वेरी गुड फॉर द स्टडी ऑल्सो, और ये बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ही हेल्प करता है। सो ऑलवेज गो एंड विजिट द जूलॉजिकल पार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एड इन बायोडाइवर्सिटी। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ जूलॉजिकल पार्क। ये एक जूलॉजिकल पार्क की पिक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं, है ना। तो जूलॉजिकल पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एड इन बायोडाइवर्सिटी, so you have to visit there again and again. Another taxonomical aid is key. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarity. The keys are based on the contrasting characters, generally in a pair called couplet. It represents a choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the other. की क्या होता है, तो एक टैक्सोनॉमिकल एज है और इजिली प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज को सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, और इसमें क्या होता है कि ये एक एनालिटिकल कॉपलेट्स होते हैं, यानी सपोज करो कि कोई आपको नया इंसेक्ट मिला, है ना, तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता है, वो अननोन स्पीशीज है आपके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लाइक दैट दे ऑल आर द हेक्सापोड, उनके 6 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, प्रोबोसिस होती है, पेयर ऑफ विंग्स होता है ना। तो इन सब जो आउटर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उनके अकॉर्डिंग कंपेयर करना शुरू करोगे कि इज विंग्स इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये दो हो गए आपके, है ना। तो कीज के ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कॉपलेट्स होते हैं इनको दो हुए, यानी आप कंपेयर करना शुरू करोगे कि विंग्स प्रेजेंट है या नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड द लीड्स। आपको लीड मिल गया तो अब आप कंपेयर करना शुरू करोगे कि इफ अगर पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है तो ये सिमिलैरिटी आ रही है कि इंसेक्टा से। फिर आप देखोगे कि क्या लेग्स जो है वो 6 पेयर है, 3 पेयर है, 6 है, हेक्सापोड से, तो ये भी एक सिमिलैरिटी होगी आपकी इंसेक्टा से, है ना। प्रोबोसिस है तो ये भी एक सिमिलरिटी होगी इंसेक्टा की। तो इजिली आप अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनके पर्टिकुलर ग्रुप में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। सेम है, सपोज करो कि अगर आपने कॉपलेट से लीड लिया कि एक्सटर्नल ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ईयर भी आप अब उनको कंपेयर करना शुरू करोगे, तो देखोगे कि हाँ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या नहीं है ना, हेयर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उसको हम लीड कहते हैं। और की में ये क्या होता है कि इजिली हम इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के थ्रू अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर्स। तो जो सिमिलैरिटी होगी उसको आप एक्सेप्ट करोगे, डिससिमिलैरिटी होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। और फर्दर फिर क्या करोगे, अदर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से अगर नहीं मिलता है वो, तो दूसरे स्पीशीज से अब आप उसको कंपेयर करना शुरू कर दोगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। और जो स्टेटमेंट होती है लाइक दैट ईयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल इज प्रेजेंट और नॉट, तो ये दो जो स्टेटमेंट हुए कॉन्ट्रास्टिंग, ये आपकी क्या हो गई, लीड हो गई, है ना। विंग्स इज प्रेजेंट और नॉट, ये क्या हो गई आपकी, लीड हो गई। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. तो separate की जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपको पता ही है कि अगर स्पीशीज होगी, सेम स्पीशीज का होगा तो सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, अगर जीनस से वो रिलेट करना होगा तो उसकी थोड़ी सी सिमिलैरिटी कम होगी और डिससिमिलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी।
कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कीज में क्या होता है, तो हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की एनालाइज करते हैं उसके थ्रू, और तब हम अननोन स्पीसीज को कैटेगराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन वी आर एबल टू प्रोवाइड द ग्रुप ऑफ दैट अननोन ऑर्गेनिज्म, इजिली आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस अननोन ऑर्गेनिज्म को नोन ग्रुप में हम उसको कैटेगराइज करके एसेट कर सकते हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके की को समझने के लिए। ओके, अब आप इस डायग्रामेटिक व्यू को देखो ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है एक लिया गया फर्स्ट नंबर पे है ड्राई स्किन, है ना, यानी स्किन जो है ये हमारी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये हमारा कॉपलेट है, ये हमारी लीड है, और इसके कॉपलेट क्या है, तो ये यस और नो कि स्किन ड्राई है या नहीं है। यस अगर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। तो देखो यहाँ कंपेयर किया गया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये अगेन यहाँ पर देखो आप ध्यान से। तो ड्राई स्किन अगर नहीं प्रेजेंट है तो नो, अगर प्रेजेंट है तो यस। तो अगर यस हो गया तो अगेन फिर अब हम हेयर के बेसिस पर अब इसको देखते हैं कि अपोजिबल थम्स अवेलेबल है और नहीं है। तो फिर अपोजिबल थम्स जो है वो अवेलेबल है, तो इसके लिए यस कर दिया गया। फिर अब लिम्स के बारे में देखा गया कि ये बाइपेडलिज्म से बिलोंग करता है या फोर फुटेड है। तो अगर ये बाइपेडलिज्म है तो इसको यस बताया गया, फोर फुटेड है तो उसको बताते, बट इन केस ऑफ दिस लीड यहाँ ये बाइपेडलिज्म को शो करता है, तो इसलिए बाइपेडलिज्म यस हो गया और ये अनदर लीड जो है वो नो हो गया। सेम अब आप देखो, अगर आप ह्यूमन के कैरेक्टर को लो, यहाँ पर उसी को दिखाया गया है इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि सबसे इजी है समझ पाना अगर हम अपने आप से ये कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो ह्यूमन की स्किन ड्राई नहीं होती है ना। वो अलग बात है कि विंटर में आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। हेयर प्रेजेंट होते हैं बॉडी सरफेस पर, आपकी जो थम्स होती है वो होती है, थम्स अवेलेबल होते हैं, बाइपेडलिज्म होता है, यानी हम दो पैरों पे चलते हैं अपने। तो हम किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो होमोजीनस से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। स्पीशीज हमारी सेपियंस हो गई, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमने लिया तो लीड के अकॉर्डिंग हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कि क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो दिस ऑल अबाउट द की। Another very important taxonomical aids are flora, manual, monographs and catalogs। तो ये भी बहुत ही important होते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजिली डिस्क्राइब करने के लिए काफी ही अच्छा रोल निभाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और ये इजिली लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो अब एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा, आपको पता है कि फ्लोरा और फौना ये दो वर्ड आप बिल्कुल फैमिलियर है इससे। फ्लोरा रिलेटेड विद प्लांट, फौना रिलेटेड विद एनिमल्स। तो फ्लोरा में जो है वो प्लांट्स की जो हैबिटेट्स होती हैं, उनके जो स्पीशीज होती है, उनका पर्टिकुलर जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है, उनके बारे में आपको एक गिवन एरिया के प्लांट के बारे में फ्लोरा में बताया जाता है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स और टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये एक इंडेक्स है, समझ लो कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में किस किस तरह के प्लांट अवेलेबल है। कैसे आपकी एक इंडेक्स होती है, टेलीफोन डायरी होती है, एक इंडेक्स होता है ना कि इस रीजन में जिसके जिसके आपको नंबर ढूंढने, आप आसानी से उससे देख सकते हो और पता कर सकते हो। सेम है, एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज करो अगर दिल्ली रीजन में किस तरह के प्लांट अवेलेबल है, तो वो एक यहाँ का लोकल फ्लोरा होगा जिसमें इस पर्टिकुलर एरिया के एवरी प्लांट स्पीशीज के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन होगा, और वो इजी टू स्टडी भी होता है, इजी टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, हर एक स्पीशीज के बारे में मैनुअल्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। और ये एक आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। Here is some information related about these flora, manual catalogs and monograph.
व्हाट इज फ्लोरा? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। आपको पता ही है कि पर्टिकुलर एरिया की जितने भी प्लांट स्पीशीज हो गए उन सब की डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगी? फ्लोरा में मिलेगी। ओके, और मैनुअल क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। मैनुअल में उन सब की स्पीशीज की आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैनुअल्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। सो व्हाट अबाउट द कैटलॉग? Description of all species found in an area, it will arranged alphabetically or systematically. कैटलॉग्स में क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको गिवन होती है कैटलॉग में। डिफरेंस क्या है फ्लोरा और मैनुअल से कि ये सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकली अरेंज्ड किए जाते हैं। सो ये और भी ज्यादा आसान होता है स्टडी पॉइंट्स ऑफ व्यू से। फिर आता है मोनोग्राफ। व्हाट अबाउट द मोनोग्राफ? डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर टेक्सॉन। इसमें एक पर्टिकुलर किसी टेक्सॉन को लेते हैं और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मोनोग्राफ में मिल जाती है। आपको पता ही है कि हमारी 7 स्टेप्स कैटेगराइजेशन है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की सारी जानकारी, आपको सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो मोनोग्राफ में अवेलेबल होती है। सो ये कंपैरिजन स्टडी हो गया। आपके ये जो कीज हैं आपके फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग्स एंड मोनोग्राफ्स, ये आपके कीज हैं और ये कंपैरिजन स्टडी हो गया। तो ये लिटिल मच डिफरेंस है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से रिवाइंड कर लो। फ्लोरा ऑलवेज रिलेटेड विद प्लांट और एक गिवन पर्टिकुलर एरिया की इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होगी स्पीशीज ऑफ प्लांट की। मैनुअल्स, इनमें आपके प्लांट और एनिमल दोनों के ही डिस्क्रिप्शन गिवन होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। कैटलॉग, इसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों ही स्पीशीज को गिवन किया गया होगा, बट दिया गया है, लेकिन ये सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। और मोनोग्राफ की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर, मोनो दैट मीन्स वन, पर्टिकुलर एक टेक्सॉन की सारी जानकारी आपको मोनोग्राफ में अवेलेबल होती है। सो दीज ऑल अबाउट द हेल्पिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। होप आप सबों को ये क्लास का सेशन अच्छा लगा होगा और द लिविंग वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो प्लीज हमारे डाउट सेशन को भी ज्वाइन कीजिए और स्तुति एकेडमी के साथ कंटिन्यू बने रहिए अपने सक्सेस को श्योर करने के लिए। सो थैंक यू।